अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का डिस्कस कर रहे थे। अब हम चैप्टर 7 डिस्कस करते हैं फिजिक्स का। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे अभी न्यू है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने आपका थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस कर दिया है, तो उस शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 7 जो आपके पास ऑसिलेशन है, और अगले आर्टिकल्स जैसे हमारे पास जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आपका जो पहला आर्टिकल बनता है वो बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लेकिन उससे पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन समझना पड़ेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले भी ऑसिलेटरी मोशन और उससे रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए चैप्टर 7 का जो बेसिक कंसेप्ट है स्टार्ट का, जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा पहला आर्टिकल बनता है, उससे समझने के लिए उससे पहले कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले उन आर्टिकल्स की तरफ, उन पॉइंट्स की तरफ जो हम आपको मतलब नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले चाहते हैं कि वो आपको समझ आने चाहिए। तो उनके बगैर जब हम डिस्कस करेंगे आगे, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ऑसिलेशंस की बात करेंगे, हुक्स लॉ की बात करेंगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इन बातों का पता ना चले। तो इसलिए ज़रूरी था कि पहले हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करें और फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलें। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 7 की तरफ। और ये आपके पास चैप्टर 7 दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या चीज है? ऑसिलेशन से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब को समझने के लिए हमें ये बातें समझना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन क्या है? सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि आपके सामने मैंने एक स्प्रिंग की डायग्राम बनाई हुई है, तो स्प्रिंग की ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन उसे कहा जाता है जहां पर कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी रेस्ट में हो। तो इस वक्त ये स्प्रिंग यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है। यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है तो इसी को हम इसकी मीन पोजीशन का नाम देंगे। मीन पोजीशन भी इसको कहते हैं। इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन का भी नाम देते हैं। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इसे कहा जाता है, रेस्ट पोजीशन भी इसी कहा जाता है, जहां पर वो ऑसिलेटिंग बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, दैट इज इट्स मीन पोजीशन। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। जैसे इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं या इस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, तो स्ट्रेच या कंप्रेस करने के बाद जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद छोड़ा, तो ये जो स्प्रिंग होगा ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। किसके गिर्द स्टार्ट करेगा? मीन से जाएगा एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम से फिर मीन पर, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। तो इस तरह से such a body start to move to and fro about its mean position, back and forth about its mean position। तो mean position के आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स mean position, about its equilibrium position, about its rest position, that is called oscillatory motion। अब इसकी एग्जांपल अभी मैंने बताई है, मास स्प्रिंग सिस्टम। जो अभी जिस एग्जांपल मैंने दी है, तो मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम जो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं कि धागे के साथ हम एक छोटी सी मेटल की गोली को बांध के सस्पेंड कर देते हैं और उसके बाद उसको हम बैक एंड फोर्थ आगे पीछे ऑसिलेट करवाते हैं। जैसे कुछ जो है वो पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं, जिन क्लॉक्स के अंदर पेंडुलम मौजूद होता है। बॉल एंड बाउल सिस्टम, अगर हमारे पास एक कर्व सिस्टम का बाउल मौजूद है, तो उसके अंदर हम कोई भी मेटल की ग्लास की अगर एक बाल जो है वो एक साइड पे ले जाके छोड़ दें, तो वो भी टू एंड फ्रो आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब स्प्रिंग को जब हमने स्ट्रेच किया है या स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया है, तो ऐसी कौन सी एबिलिटी स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुई है कि स्प्रिंग दोबारा अपनी
मेन पोजीशन की तरफ वापस आया है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी स्प्रिंग के अंदर कि स्प्रिंग दोबारा से अपनी रेस्ट पोजीशन की तरफ मूव हुआ है। तो बच्चों किसी भी बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी जो इसकी इनिशियल पोजीशन, इसकी मेन पोजीशन, इसकी रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो रिटेन करता है, इसी को उसकी रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कि जितनी फोर्स आपने उस पर अप्लाई की है उतनी ही फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाती है। जितनी एनर्जी लगा के आपने उसको उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया है उतनी ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है जो वो बॉडी को दोबारा उसकी मेन पोजीशन की तरफ लाती है। तो वो फोर्स विच ब्रिंग बैक टू इट्स मेन पोजीशन, वो फोर्स जो किसी सिस्टम को दोबारा उसकी मेन पोजीशन की तरफ, दोबारा उसकी रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाती है, तो उसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। सो फोर्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर मैंने इधर ब्रैकेट में मेन पोजीशन भी लिखी है। यहाँ जो है मेन पोजीशन का हम ज्यादा जिक्र करते हैं, मेन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन की एक ही चीज है। तो वो फोर्स जो किसी भी सिस्टम को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोबारा वापस लाती है, इसी को इसकी रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब जो ऑसिलेशंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी है। तो हर बॉडी तो ऑसिलेट नहीं करती, हर बॉडी जो है वो मुसलसल ऑसिलेट नहीं कर सकती, मेन पोजीशन की तरफ ऑसिलेट नहीं कर सकती। तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बॉडी को ऑसिलेट करवाती हैं। तो वो बच्चों दो मेन चीजें हैं। एक आपके पास है उस बॉडी की अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे ये स्प्रिंग है, इसके अंदर इलास्टिसिटी है, तो फोर्स स्टोर होती है इसकी इलास्टिसिटी की वजह से। ठीक है, इलास्टिसिटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो कोई ऐसी रीजन होनी चाहिए जिसकी वजह से उसके अंदर फोर्स स्टोर हो जाए। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स स्टोर हो रही है दैट इज ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। तो पहली इसकी जो शर्त है, रिक्वायरमेंट जो है कि ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज रिस्टोरिंग फोर्स, कि ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। दूसरे जो इसकी कंडीशन, दूसरी जो शर्त है वो ये है कि ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज इनर्शिया। उस ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास होना चाहिए, कोई ना कोई मास उसके साथ, कोई ना कोई। जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है, एक तो आपके पास आ गई ये रिस्टोरिंग फोर्स, तो दूसरा आपके पास आ जाता है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब आपने जैसे पिछली क्लासेस में मैट्रिक में पढ़ा है, मास क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, कि मास ही इनर्शिया की पैमाइश करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये जो ब्लॉक एक कनेक्ट किया हुआ है, एक बॉडी जिसका मास m है, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास इनर्शिया है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ऑसिलेशंस की, इसमें ये दो चीजें हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स है और दूसरा हमारे पास इनर्शिया है। अगर बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की एबिलिटी है, अगर बॉडी के अंदर, अगर बॉडी का इनर्शिया है, तो ऐसी बॉडी जो है वो ऑसिलेट करने की एबिलिटी रखती है, ऐसी बॉडी जो है वो ऑसिलेट करेगी। इसके बाद बच्चों हुक्स लॉ, ये छोटी क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, मैट्रिक क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ जैसे हम बात करते हैं, यहाँ तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की भी बात करते हैं, फोर्स और एक्सटेंशन की भी बात करते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही है, और वो क्या है? हुक्स लॉ क्या है? हुक्स कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। अब इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, इसका जिक्र भी छोटी क्लासेस में हो चुका है। तो इलास्टिसिटी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, वो सलाहियत होती है जो सिस्टम को दोबारा रिट्रेस करती है, दोबारा उसको ओरिजिनल शेप, लेंथ, वॉल्यूम के अंदर वापस लेकर आती है। जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिसिटी है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी, मतलब स्प्रिंग अपने आप को मेन पोजीशन की तरफ लाता है, तो ये इलास्टिक मटेरियल हो गया। सो इलास्टिसिटी, जैसे मैंने बताया, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिट्रेस इट्स ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम, लेंथ, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल रेस्ट पोजीशन। तो ये हमारे पास इसकी इलास्टिसिटी की होगी। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट ये होती है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के जब आप उसको छोड़ते हैं, मैंने एक स्प्रिंग पकड़ा, स्प्रिंग को खींचा, खींच के मैंने उस स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो मैंने देखा कि स्प्रिंग दोबारा जो उसकी शुरू में ओरिजिनल लेंथ थी उतनी ही लेंथ वो अटेन कर ले, तो वो उसकी इलास्टिक लिमिट है।
अगर मैं उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करूंगा, मतलब मैंने इतनी फोर्स लगा दी है, मैं उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता हूं, फिर जब मैं छोड़ूंगा हो सकता है स्प्रिंग वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ तो आए, लेकिन उसकी जो स्टार्ट में लेंथ थी उससे लेंथ अब ज्यादा हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। जब आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो उस स्प्रिंग के अंदर या उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बिगाड़ पैदा हो जाना, चेंज प्रोड्यूस हो जाना। तो वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से परमानेंटली उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमने फोर्स लगानी है किसी बॉडी के अंदर तो वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हम जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो फोर्स इलास्टिक लिमिट में होगा। ऐसा ना हो कि आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएं। तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो हुक्स लॉ क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विद इन इलास्टिक लिमिट। कि आप फोर्स लगाएंगे, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर। सो फोर्स, applied force is directly proportional to displacement from mean position within elastic limit। तो मेन पोजीशन से आप जो फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पर उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जितना डिस्प्लेस करना है आपने उतनी ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये है बच्चों आपके पास हुक्स लॉ के मुताबिक F is equal to F is directly proportional to x and F is equal to minus kx। तो ये F is equal to F directly proportional to x, proportional का साइन खत्म करें, then F is equal to kx आ जाएगा। ये F is equal to kx, ये है आपके पास अप्लाइड फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अप्लाइड फोर्स क्या है? मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो रीस्टोरिंग क्या होगी? एक्सट्रीम से मीन की तरफ। इसलिए अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही होती है जितनी के अप्लाइड फोर्स। सो बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट। मीन से एक्सट्रीम जो होगा ये अप्लाइड फोर्स होगा, एक्सट्रीम से मीन जो बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पर ला रही है, मीन पोजीशन पे ला रही है, तो वो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स हो। ओके, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ईच एंड एवरी मोशन ऑफ बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी, हर वो बॉडी जो ऑसिलेट करती है, किस तरह से ऑसिलेट करती है? इस तरह से ऑसिलेट करे कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। जैसे मैंने ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम की मैंने एग्जांपल दी है, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी एक्सेलरेट करती है, वाइब्रेट करती है अप एंड डाउन। तो अगर वो एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम पर है तो ये मीन पोजीशन की तरफ जा रही है, अगर ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो ये मीन पोजीशन की तरफ जा रही है। तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो जो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बच्चों उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। सो हुक्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इन रिस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए होता है। ये इस m को उधर ले जाएं तो माइनस के ओवर m, तो k और m हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, और यहाँ पर कांस्टेंट को स्किप करेंगे तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। माइनस का जो साइन है ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आर्टिकल है मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसे डिस्कस करने से पहले ये जो आपको मेन पॉइंट्स जो बताए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी था, इनके कंसेप्ट्स जो हैं आपके लिए होने बहुत ज़रूरी थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम।